नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रिसेंटली आप सभी ने कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स और मीडिया सोर्सेज की रिपोर्ट में एक खबर को बार बार चर्चा में शामिल होते हुए देखा होगा। तो क्या है ये मुद्दा? ये मुद्दा है ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच के विवाद का, जो कि एक लैंड डिस्प्यूट का मामला भी है और एक धार्मिक आस्था का मामला भी है। तो ये मौजूदा मामला क्या है और क्यों ये नेशनल हॉट टॉपिक बना हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि ये मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है और कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ डिसीजंस लिए भी हैं, तो जो डिसीजन अभी तक लिए हैं उसकी तो बात हम करेंगे, और आने वाले समय में कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन ले सकता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कानून में कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके आधार पर कोर्ट को डिसीजन लेने हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस मामले को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, इस मामले की क्या पेचीदगी है, इस सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मामले के पीछे की जड़ क्या है, इस पूरी चीज़ों का इतिहास क्या है, क्या इतिहास है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और क्या कहानी है ज्ञानव्यापी मस्जिद के बनने की। तो पूरी चीज़ों के ऊपर हम एक डिटेल ओवरव्यू देखेंगे, जानेंगे कि मामला शुरुआत से लेके अभी तक किस तरह से चला है और आने वाले समय में इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप सभी सिविलाइज्ड हैं, तो अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना चाहते हैं तो किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट ना करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही सेंसिबल तरीके से प्रोजेक्ट करें, क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है। किसी की धार्मिक भावनाओं को हमें हाथ नहीं करना है, अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है तो इस तरीके से देनी है ताकि उस बात का कुछ मतलब निकले, वो उस बात की कुछ प्रासंगिकता हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे है काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्ञानव्यापी मस्जिद। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और ये है ज्ञानव्यापी मस्जिद। लेकिन ये जो मामला है, जैसा कि मैंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच का है, लेकिन इस पूरे विवाद में ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है इसकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है। रोल जो है, जिस जमीन के ऊपर विवाद है वो पूरा विवाद है ज्ञानव्यापी मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनी हुई है इस जमीन का। ऐसा माना जाता है कि जो पुराना ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था वो इस जमीन के ऊपर बना हुआ था और इसको बाद में तोड़ दिया गया। किस किस ने तोड़ा उसका हम आगे इतिहास पढ़ेंगे। और इसके अंदर इसकी जो साउदर्न वॉल है, जो इसकी दक्षिण वाली दीवार है इस मस्जिद की, उस दीवार के अंदर भी कुछ पिलर इस तरीके के लगे हुए हैं जिन पिलर से ये पता लगता है, जिससे ये हम कयास लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर रहा होगा, क्योंकि ये मंदिर के जो पिलर होते हैं उस तरीके के पिलर लगे हुए हैं। और जब ये मंदिर तोड़ा गया होगा और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई होगी तो उसकी जो एक वॉल है उस मंदिर की वॉल का ही इस्तेमाल इस मस्जिद में कर लिया गया। ये है मामला। और कहाँ पे है काशी विश्वनाथ मंदिर? ऑब्वियसली काशी में है। काशी यानी वाराणसी या बनारस, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, तीनों एक ही जगह के नाम है। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि 1770 के दशक में बना। ये बाद में बना हुआ मंदिर है। जो ओरिजिनल मंदिर था वो माना जाता है कि यहां पे बना हुआ था। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है यहां पे बना हुआ था। तो ये मामला जो है कुछ उसी तरीके का मामला है जैसा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था। वो मैटर है एक लंबे अरसे के बाद सोल्व हुआ और 2019 में कोर्ट का डिसीजन आया, हिंदू पक्ष के फेवर में वो पक्ष आया। और उसमें जहाँ पे वो बाबरी मस्जिद थी जिसको दिसंबर 1992 में तोड़ दिया गया था, वहाँ पे अब मंदिर बनेगा। ये मामला भी बहुत पेचीदा है और इवन उससे ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि कानून की कुछ प्रावधान ऐसे आ गए जिसकी वजह से ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया। क्यों हुआ उसकी बात करेंगे। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका ये उनका एक प्लान था, यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा। और ये कॉरिडोर आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बनेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहीं बनारस के ही क्षेत्र से सांसद भी हैं, तो उन्होंने ये शेयर किया था। इससे आपको मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कहाँ पे है ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम पास पास में हैं। अब खबरों में क्यों है ये मामला? सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 2021 की। यहीं से ये मामला जो है खबरों में आ गया था। 18 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के कोर्ट में एक पिटीशन, एक याचिका दायर की और इस याचिका में ये डिमांड करी कि वो अपनी जो श्रृंगार गौरी हैं और हनुमान जी हैं और नंदी जो हैं, यहाँ की कुछ मूर्तियों की पूजा करना चाहती हैं और ये मूर्तियाँ जो हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जाके ज्ञानव्यापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में जाना नॉन मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसके लिए परमिशन मांगी और कहा कि हमारे यहाँ पे पहले से एंशियंट आइडल्स हैं, यहाँ पे हमारी मूर्तियाँ हैं, उनकी हम पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने याचिका दायर करी। और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को जाना अलाउ नहीं है। सिर्फ नवरात्रि, जो अप्रैल में नवरात्रि आता है उसके 4th डे को एक दिन जाना अलाउड होता है, उसके अलावा अलाउड नहीं होता है।
ये मामला यहाँ से उठता है। उसके बाद कोर्ट की कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। 2022 के अप्रैल महीने में आ जाते हैं सीधा हम। यहाँ पे वाराणसी कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर देके लोकल कोर्ट जो वहाँ का है उसने ऑर्डर दिया कि एक सर्वे कराया जाए, एक वीडियोग्राफिक सर्वे कराया जाए जिसमें 5 मेंबर की टीम हो। और ये कौन कराएगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने कहा था कि रिकमेंड करते हैं हम कि 2 मुस्लिम्स को भी अपनी कम्युनिटी में मेंबर्स में शामिल करना। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद कोर्ट ने जब ये सर्वे की वीडियोग्राफी की परमिशन दी तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो उनके जो लॉयर हैं और जो इनके जिनका नाम है अंजुमन इंतियाजिया मस्जिद कमेटी, ये जो है इस कमेटी ने इसको मना किया और ये इलाहाबाद कोर्ट चले गए। इलाहाबाद कोर्ट जाके इन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी ये रूल के विरुद्ध है। कौन से रूल के विरुद्ध है उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के लॉयर ने ये दावा किया कि इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक शिवलिंग होने की पुष्टि करी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक शिवलिंग है। तो उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो सर्वे हुआ। ये सर्वे हुआ 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में, मई महीने में, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले। तो जब सर्वे किया गया तो सर्वे में वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ और वो वीडियो जो है वो वायरल भी हो गया। हालांकि कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो है वीडियोग्राफी या कोई भी सर्वे की रिपोर्ट जो है उसको सीधा कोर्ट में पेश किया जाए, सील करके, किसी के साथ लीक ना किया जाए, शेयर ना किया जाए। लेकिन वो कैसे भी तरीके से वो लीक हो गया और उसका वीडियो भी लीक हुआ। और उसके बाद इन्होंने कहा, उस वीडियो में कुछ हद तक ये क्लियर हुआ, उसमें एक ऐसा चीज़ मिली जिससे ये लगता है कि इसमें एक शिवलिंग था। इस आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और जगह पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिसमें ये कुआं है, ज्ञानव्यापी कुआं जिसको कहा जाता है, इसका भी मैं बताऊंगा कि ये ज्ञानव्यापी कुआं इसको क्यों कहा जाता है। यहाँ पे एक कुएं के अंदर एक 3 फीट का शिवलिंग इनको मिला है, इसका ये इन्होंने दावा किया। और ये वीडियो में, ये जो वीडियो सरफेस हुआ अलग अलग जगहों पर, उससे काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ कि ये जो आकृति इसमें दिख रही है वो शिवलिंग ही है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम काउंसिल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इन्होंने एक तरह से हनन किया है, आपको ये वीडियोग्राफिक सर्वे ही नहीं करवाना चाहिए था और उसके बाद इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो अभी जो मुस्लिम पक्ष है वो इसी एक्ट के बारे में बार बार बात कर रहा है और इस एक्ट की मैं आगे आपसे बात भी करूंगा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। नरसिम्हा राव की सरकार में ये एक्ट जो है पास हुआ था, क्यों हुआ था उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद 17 और 19 मई को क्या हुआ, 2022 में ही, रिसेंटली ही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट को कि जिस क्षेत्र में ये वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ है, ज्ञानव्यापी क्षेत्र के वुजू खाना वाला क्षेत्र जिसको बोला जाता है, इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। और सील करने के बावजूद भी जो मुस्लिम्स हैं जो अपनी प्रे करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो अपनी नमाज अदा करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ से आने के लिए ना रोका जाए। वो यहाँ पे फ्रीली आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। और उस पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। अब ये वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ, इसकी 2 पेज की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई कि इसमें कुछ डाइटीज भी मिली हैं, टेम्पल के कुछ अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ पे लोटस शेप की एक जो शेप ऑफ लोटस शेप जो है उस मॉस्क्यू के अंदर, उसमें कई सारी डाइटीज और ऐसी चीज़ें मिली हैं। और एक जो बड़ा जो इवेंट था वो था कि यहाँ पे एक शिवलिंग मिला है। ठीक है, अब ये है ज्ञानव्यापी मस्जिद और इनका मॉस्क्यू। आपको आमने सामने दिख रहे हैं एकदम, आपको और अच्छे से इनकी क्लियरिटी हो जाएगी कि इतना ज़्यादा एडजेसेंट है। और ज़्यादातर जगहों पे जैसे जहाँ पे मस्जिद और मस्जिद इतने एडजेसेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत बार विवाद भी आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है भारत के जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंगों में से ये शामिल है। और वाराणसी अपने आप में दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक था। तो उसमें भगवान शिव की नगरी कहा जाता है वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। जैसे अयोध्या को रामचंद्र जी की नगरी कहा जाता है, मथुरा को श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कहा जाता है। और तीनों ही जगहों पे मंदिर और मस्जिद के डिस्प्यूट चल रहे हैं। एक जगह का विवाद खत्म हुआ है अयोध्या का, मथुरा का विवाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये जो विवाद है ये काफ़ी करंट में बना ही हुआ है। जो मेन डाइटी हैं और भगवान यहाँ पे शिव जी की, जिनको कहा जाता है, जो ये मंदिर है उसमें विश्वेश्वर बाबा, विश्वेश्वर नाथ जो हैं, विश्वेश्वर उनको माना जाता है। विश्वेश्वर मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये इनके मेन लॉर्ड हैं यहाँ पे इस मंदिर के अंदर, जिनको इस्टेब्लिश किया गया है। बट जो करंट टेम्पल है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये वो टेम्पल नहीं है जो कि पुराने टेक्स्ट में और जो पुराने 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल था, ओरिजिनल नहीं था। तो कौन सा है?
तो मतलब इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मंदिर तो है ही, काशी विश्वनाथ मंदिर तो वहां पे है ही, तो कौन से मंदिर की बात हो रही है, कौन सा मंदिर जैसे इसको तोड़ा गया जहां पे मस्जिद बनाई गई। तो देखिए पुराने जो हमारे पुराण हैं, जो पुराने एंशियंट पीरियड में जो पुराण लिखे गए हैं, उसमें एक काशी कांड नाम का अध्याय है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण भी 18 पुराणों में से एक है। इसमें से एक पार्ट इसका लिखा गया है काशी कांड के बारे में, और इस काशी कांड में इस मंदिर के बारे में काफ़ी बातचीत कर रखी है, इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन समय से था। उसके बाद चाइनीज़ पिलग्रिम जो भारत में आया, हेनसांग फाइहान, ये भारत में आए हैं। तो हेनसांग जब भारत में आया तो इसने भी मेंशन किया है कि काशी में एक बहुत बड़ा मंदिर था। और हेनसांग कब आया था? गुप्ता डायनेस्टी के समय पे आया था, बहुत पुराने समय में। आप जानते हैं कि चाइनीज ट्रेवल हेनसांग फाइहान ये लोग आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और ये जो हमारे बाद में हर्षवर्धन हुए उनके समय पे आए हैं। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं 9th और 10th सेंचुरी के बीच के, जिसमें पता चलता है राजघाट के इवैक्यूएशन में कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर था। तो ये पता चलता है कि पुराने समय से था। अब बात करते हैं कि मंदिर था तो कहाँ गया, टूटा, बना, कब बना, पुराना मंदिर कब टूटा, नया मंदिर कब बना। तो बात कर लेते हैं सीधा 12वीं शताब्दी की। 1192 में मुस्लिम इन्वेजन, भारत में एक बड़ा इन्वेजन हुआ था, बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें भारत में क्या हुआ था, इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक स्लेव, एक उसका जो क्या बोलते हैं गुलाम व्यक्ति, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चल के दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी बनता है, ये पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। ये व्यक्ति जो है इसकी आर्मी में एक बड़ा लीडर होता है, जर्नल होता है। इसने एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है बैटल ऑफ असानी, और बैटल ऑफ असानी में जयचंद को हरा देता है, कन्नौज के राजा जयचंद को ये हरा देते हैं। जयचंद को जब हरा देते हैं तो बनारस सिटी को कैप्चर कर लिया जाता है, और बनारस सिटी को कैप्चर करने के बाद बनारस में बहुत सारे मंदिर थे, अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन और भी मंदिर थे जिनको तोड़ा गया। और उन्हीं मंदिरों में से एक कौन सा था? काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर मंदिर था। इसको 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था। उसके बाद 1230 में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। और रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? एक गुजराती मर्चेंट थे, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा दिया था, काफ़ी उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा दिया था। और दिल्ली सल्तनत का पीरियड ही चल रहा था उस समय भी। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा बना था, सुल्तान बना था, उसने इसका विरोध नहीं किया, तो ये 1230 में मंदिर बन गया। उसी जगह पे जहां पे ओरिजिनल मंदिर था वहीं पे फिर से मंदिर बन गया, क्योंकि वहां पे कोई मस्जिद नहीं बनी थी अभी तक। अब बात करते हैं मिड 15th सेंचुरी की। मिड 15th सेंचुरी में आप जानते हैं कि 14th सेंचुरी के आते आते दिल्ली में कई सारी डायनेस्टीज़ ने रूल कर लिया था। पहले कर लिया था, आप जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी ने, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी के समय आते आते, उसका अंत होते होते दिल्ली सल्तनत जो है वो टुकड़ों में थोड़ी टूट गई थी। दिल्ली सल्तनत टूट गई तो एक व्यक्ति जौनपुर का राजा बनता है, जोधपुर का सुल्तान बनता है एक तरह से। उसका नाम है महमूद शारकी। मोहम्मद शारकी जो है जौनपुर का उस समय सुल्तान होता है, और इस जौनपुर के सुल्तान ने 1436 से लेकर 1458 के बीच रूल किया है, और उसी दौरान इसने इस मंदिर को फिर से तोड़ा। तो 15वीं शताब्दी के मिड पीरियड में एक बार फिर से तोड़ा गया। लेकिन उसके बाद 1585 में अकबर, जो कि मुगलों के बाकी सभी बादशाहों में सबसे ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट राजा माना जाता था, सबसे ऐसा उसकी रिलीजियस पॉलिसी को मैंने बताया है आपसे, कई सारी चीज़ें थी उसमें, कई सारे एलिमेंट्स थे। उसके समय पे राजा मानसिंह और राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, आमेर के मानसिंह और राजा टोडरमल, जो कि एक उसके रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, इन दोनों ने मिलके इस मंदिर को फिर से रीबिल्ड करवाया। तो फिर से मंदिर यहीं पे बन गया। अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं है इस जगह पे। अब बात आती है 1669 की। फाइनली डिस्प्यूट जहां से शुरू होगा वो ये का टाइम है। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, जो कि अपनी इनटॉलरेंट नेचर के लिए जाना जाता था, दूसरे धर्मों से वो ज़्यादा स्नेह उसका नहीं था, दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति वो टॉलरेंट नहीं था, उदार नहीं था, और कट्टर सुन्नी मुस्लिम था वो। उसने कई सारे मंदिरों को तोड़वाया, उनमें से एक ये मंदिर भी था, काशी विश्वनाथ मंदिर। और इस बार उसने जब तोड़वाया तो मंदिर को ना केवल तोड़वाया, बल्कि उसकी जगह पे एक मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवा दिया, और इसी मस्जिद को कहा जाता है ज्ञानव्यापी मस्जिद। तो ये जो मस्जिद बनी है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसके एक स्ट्रक्चर के पीछे वाले हिस्से में जो मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं, मंदिर के पिलर देखने को मिलते हैं, ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है ये बनवाई थी मुगल बादशाह औरंगजेब ने।
इसका मेंशन इतिहास में कई जगह मिलता है। औरंगजेब के एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे शाकी मुस्ताफुद्दीन खान। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माशीर ए आलमगिरी। माशीर ए आलमगिरी, आलमगिर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। तो माशीर ए आलमगिरी जो पुस्तक लिखी है, इसको कोट करते हुए मोती चंद्र जो एक और हिस्टोरियन है भारत के, जिन्होंने किताब लिखी है काशी का इतिहास, काशी का इतिहास जो किताब लिखी है मोती चंद ने, इन्होंने इसी की बुक को, ये जो माशीर ए आलमगिरी नाम की बुक है, इसको कोट करते हुए बताया कि इस आदमी ने, शाकी मुस्ताफ ने ऐसा बताया है कि 17 जिलादा हिजरी को, मतलब हिजरी संवत की डेट के हिसाब से 1079 में, यानी कि जो ओरिजिनल डेट बनती है वो बनती है 18 अप्रैल 1669 को, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह जो औरंगजेब है, उसको ये पता चलता है कि थाटा, मुल्तान और स्पेशली बनारस में कुछ स्टूपिड ब्राह्मण, ये इस लैंग्वेज की बुक है, इस लैंग्वेज की, इस बुक की लैंग्वेज है, ये मासीर आलमगिरी में लिखा हुआ है कि कुछ स्टूपिड ब्राह्मण जो हैं वो अपनी वर्थलेस बुक को, अपनी नॉनसेंस बुक्स को स्कूल और हिंदू स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेम्पल्स में पढ़ा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों स्टूडेंट्स इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आके इन हिंदुओं से सीख रहे हैं चीज़ें, और ये बात आलमगीर को पसंद नहीं आई। इसीलिए उसने अपने धर्म को, यानी कि इस्लाम को प्रिजर्व करने के लिए ये ऑर्डर निकाला, अपने सूबेदारों को भेजा और कहा कि वहाँ पे जो स्कूल और जो टेम्पल बने हुए हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, मतलब जो इस्लाम में के नॉन बिलीवर हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको जाके मारो और उन मंदिरों को तोड़ो और उन स्कूलों को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसीलिए 2 सितंबर 1669 को एम्परर ने अपने सूबेदारों को भेज के इस मंदिर को तुड़वाया, और मंदिर को तुड़वाने के बाद वहां पे ज्ञान व्यापी मस्जिद का इस्टेब्लिशमेंट किया। ये किसने कहा है? उस हिस्टोरियन ने कहा है जो कि औरंगजेब का कंटेम्प्रेरी था, जिसने औरंगजेब के जीवन के ऊपर आधारित मासीर आलमगिरी नाम की किताब लिखी है। इसी बुक को कोट करते हुए मोती चंद्र ने, जिन्होंने काशी का इतिहास पुस्तक लिखी है, उसमें ये बात बताई है। फिर डॉक्टर मोती चंद्र ने यह भी कहा है कि विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को यहाँ पे बनाया गया, और बनाने के बाद एक हिस्सा जो है मंदिर का, जो पीछे वाला हिस्सा था, जो साउथ वाला हिस्सा था, उसको इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि मस्जिद की आगे वाली दीवारें तो बना दी और पीछे वाली दीवार, उसी दीवार का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और उसी दीवार के ऊपर इस मंदिर को, मस्जिद को बना दिया। तो ये बात है। अब बात आती है कि ज्ञानव्यापी इसका नाम क्यों है? ज्ञानव्यापी मतलब होता है द ज्ञानव्यापी, एक यहाँ पे वेल है, एक कुआं है, ज्ञानव्यापी कुआं, जिसको द विजडम वेल कहा जाता है, और वो इस मंदिर के अंदर पहले से था। और ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब के लुटेरे और औरंगजेब के आक्रमणकारी जब यहाँ पे अटैक करने के लिए आए, तो इसका जो मेन प्रीस्ट था, जो मेन पंडित था, जो कि यहाँ पे पहले से पूजा करता था, उसको ये चीज़ लगी कि इस ज्योतिर्लिंग को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, शिवलिंग को नुकसान ना पहुंचा लिया जाए, इसीलिए वो खुद इस शिवलिंग को लेके उस कुएं में कूद गया, कुएं में कूद ली गया ताकि उस शिवलिंग को वो बचा सके। ये कहा जाता है, ये कहानी है, ये इसको हम पुख्ता तौर पे मेंशन नहीं कर सकते, जो लेकिन जो पीछे इतिहास की जो चीज़ें हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे लिखी हुई हैं, ये लीजेंड्स में लिखा गया है। अब बात आती है, ये है ज्ञानव्यापी कुआं, यहीं पे खुदाई हुई और यहीं के इस कुएं का जब निरीक्षण किया गया, इसकी जब तस्वीरें ली गई, इसकी जो वीडियोग्राफी की गई, तो उसी में हमें शिवलिंग देखने को मिला। अब बात आती है कि पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई। अब ये जो नया मंदिर बना, ये कैसे बना, इसका क्या प्रोसेस रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो नया मंदिर कब बना? जब औरंगजेब का अंत हो गया, 1707 में औरंगजेब मर गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल पीरियड का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और उसके बाद जो रूलर आए उनको लेटर मुगल कहा जाता है, और वो कमज़ोर थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे जितने कि औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर और हुमायूं जैसे लोग थे। ये ताकतवर राजा थे, पुराने वाले मुगल, जिनको ग्रेट मुगल कहा जाता है। ग्रेट फॉर नॉट फॉर देयर वर्क, ग्रेट फॉर देयर पावर, कि वो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने बहुत तगड़ा तरीके से रूल किया, बहुत ही बड़ा साम्राज्य भारत में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो उनके बाद जब मुगलों का रूल जो है वो अपने डिक्लाइन पे आ गया, अपनी ढलान पे आ गया, और मराठा साम्राज्य अपने ताकत की तरफ बढ़ने लग गया, उस समय क्या होता है कि 1742 में, 1742 से पहले भी एक चीज और इवेंट हुआ था। जो जयपुर के राजा थे जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी थी, उन्होंने भी एक वहां पे एक जंतर मंतर जैसे जयपुर में बनाया, उस तरीके से वहां पे भी बनाया था, और एक तरीके से एक फाउंडेशन रखी थी कि हम आगे चल के यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। लेकिन मंदिर बना कब? फिर आगे चल के लंबे समय, एक लंबा पीरियड लग गया। 1742 में मराठा रूलर
मल्हार राव होलकर जो थे, होलकर आप जानते हैं कि मराठों के अलाइज थे, इंपॉर्टेंट अलाइज थे, मराठे हुआ करते, होलकर हो गए, ये लोग बहुत क्लोज अलाइज थे और साथ में मिलकर लड़ाइयाँ लड़ते थे ये। तो होलकर जो है इन्होंने प्लान बनाया, मल्हार राव होलकर ने ये प्लान बनाया कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये जो मॉस्क बनी हुई है ज्ञानव्यापी मस्जिद, इसको तोड़ेंगे हम और उसके बाद विश्वेश्वर मंदिर वापस से यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको फिर से यहीं पे बनाएंगे। लेकिन ये जो प्लान है ये सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नवाब ऑफ अवध ने इसको विरोध किया और इंटरवेंशन किया, तो यहाँ पे मंदिर नहीं बना। लेकिन उसके बाद 1780 में मल्हार राव की जो डॉटर इन लॉ थी, जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की रानी थी, इन्होंने आगे चल के मस्जिद के पास में, मस्जिद से एकदम एडजेसेंट प्लेस के ऊपर ये मंदिर बनवाया। जो आज के समय जो मंदिर दिखता है आपको, वो 1780 में किसने बनवाया? अहिल्याबाई होलकर ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन ये वो मंदिर नहीं है, उस जगह पे नहीं है जहां पे ओरिजिनल हुआ करता था। तो ये मंदिर बाद में अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। और ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि मुगलों की जो औरंगजेब की जो तानाशाही थी और जिस तरीके से उसका रवैया था, जिस तरीके से उसने प्रोसिक्यूट किया यहाँ के प्रीस्ट को, यहाँ के प्रीस्ट इतने ज़्यादा डर गए थे कि जब ये मंदिर बना था वापस दोबारा, एडजेसेंट वाला जो काशी विश्वनाथ मंदिर दूसरा बना था, तो उसमें उन्होंने हेल्प भी नहीं की, उनको डर लग रहा था। इसलिए अहिल्याबाई होलकर को अपने प्रीस्ट को यहाँ पे लाना पड़ा और अपने प्रीस्ट को वहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि आप यहाँ पे रहो, आपको कोई डर नहीं है, हम आपकी रक्षा करेंगे। अब मुगल इतने ताकतवर नहीं रहे हैं, मराठे बहुत ताकतवर हो गए थे तब तक आते आते। उसके बाद ये मस्जिद और ये मंदिर का जो है एडजेसेंट आप लोकेशन देख सकते हो, ये वो 1780 में बना हुआ अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर, और ये 1669 में जो बनाई थी मुगल बादशाह औरंगजेब में मस्जिद बनाई, जिसको माना जाता है कि ओरिजिनल मंदिर के जगह पे ये मस्जिद बनाई गई। ये बात हुई। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश रूल के समय पे क्या हुआ? ब्रिटिश रूल के समय पे ये जो जगह है, यहाँ पे कई सारे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए। कई बार हिंदुओं ने इस्लाम के लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, और यहाँ पे आते आते 18th सेंचुरी के एंड में यहाँ पे इस्लामिक ग्रिप जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो 1809 में एक बड़ी प्रयास किया गया हिंदुओं के द्वारा कि इस जगह पे जो न्यूट्रल प्लेस है, जहाँ पे बीच में एक और जगह है इन मस्जिद और मंदिर के बीच में, है ना, तो यहाँ पे एक और मंदिर बनाने की कोशिश करी गई। तो वो मंदिर जो है उसको नहीं बनाने दिया गया और यहाँ पे एक कम्युनल राइट्स हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको एक तरह से कंट्रोल एरिया बना दिया, ऐसा जोन बना दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो और ये धार्मिक आधार पर दंगे ना हो। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये मामला काफ़ी लंबे समय तक शांत रहा, लेकिन फिर 1984 में जाके विश्व हिंदू परिषद VHP जो है, इन्होंने नेशन वाइड कैंपेन चलाई, जिसमें इन्होंने कहा कि वो जितनी भी साइट जहाँ पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं उनको हम फिर से वापस लेंगे, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ये काशी विश्वनाथ की मंदिर की जगह हो। ये इन्होंने कैंपेन चलाया और ये कैंपेन जो है वो देशव्यापी पॉपुलर भी हुआ। साल 1991 में, 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा जो ध्यान था वो था राम जन्मभूमि और जो बाबरी मस्जिद का विवाद था उसके ऊपर चल रहा था। 1991 में एक लोकल प्रीस्ट जो थे, उन्होंने एक पिटीशन दायर करी वाराणसी के सिविल कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हम ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में पूजा करना चाहते हैं, हमारे डाइटीज़ की वहाँ पे पूजा करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़वा के यहाँ पे मस्जिद इस्टेब्लिश करी है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल स्पेस है वो ये है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने पूजा करी है, यहाँ पे हमारे डाइटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे ईश्वर का निवास है, इसलिए हम यहाँ पे पूजा करना चाहते हैं। लेकिन ये परमिशन नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है, 6 दिसंबर 1992 को एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बाबरी मस्जिद को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। बाबरी मस्जिद का केस आप सब जानते हैं, बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया, कैसे हुआ, उसके बाद 2019 में ये मामला पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उन्होंने एक कानून लेके आए वो, जिसकी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, जिक्र किया था जस्ट मैंने, कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये एक्ट लेके आए, और एक्ट लाने के पीछे की मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि देश भर में हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो। राइट्स हो रहे थे क्योंकि पहले तो ये बाबरी मस्जिद कांड तो थोड़ा बाद में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ ऐसा दिखने लग गया था देश भर में। आप जानते हैं कि कोई रथ यात्रा निकल रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो उस स्थिति को मैनेज किया जाए, उसके लिए ये बिल लेके आए कि ऐसे अगर हम इतिहास में पीछे जाने लग गए, कोई कहेगा हमारी मोनेस्ट्री की जगह मंदिर बना है, कोई कहेगा हमारी मंदिर की जगह मस्जिद बनी है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो इस मामले को निपटाने के लिए और इससे
कुछ कहते हैं कि इससे पल्ला झाड़ने के लिए ये कानून ये लेके आए थे। अब बात क्या होती है कि 1991 का ये कानून क्या कहता है कि एक मॉस्क, एक टेम्पल, ए चर्च और एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप इज एग्जिस्टेंस ऑन द August 15 of 1947 विल रिटेन द सेम रिलीजियस कैरेक्टर इज हैड टू ऑन दैट डे। कि 1947 में 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ, उस दिन किसी जगह पे अगर कोई मंदिर था तो मंदिर रहेगा, कहीं पे मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, अगर कहीं पे चर्च था तो वो चर्च रहेगा। ये हम नहीं देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले के इतिहास में वहाँ पे क्या रहा है, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है या मस्जिद को तोड़ के चर्च बनाया गया है या कुछ भी बनाया गया हो। हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। ना तो कोर्ट इस चीज़ को बदल सकता है, ना ही गवर्नमेंट बदल सकती है। तो ये इन्होंने काफ़ी हार्ड रूल बना दिया और यही रूल जो है ये इस मामले को और ज़्यादा पेचीदा करता है। अब ये क्या हो गया कि इन्होंने कर दिया कि 1991, लेकिन इस मामले से एक चीज़ इन्होंने करी, इसका जो सेक्शन 5 है उसमें ये कह दिया कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, जो कि उस समय कोर्ट में पेंडिंग था, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है ये इसके ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सब जगहों पे लागू होगा। मतलब वाराणसी पे भी लागू होगा, मथुरा पे लागू होगा और बाकी सब जगहों पे भी लागू होगा, सिर्फ अयोध्या मामले के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये एक ऐसा मामला था, इसको कहा जाता है एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कन्वर्जन करने से मना करता है। ये कहता है कि हम मस्जिद है वहाँ पे तो अब वहाँ तोड़ के आप वापस मंदिर नहीं बना सकते। इस तरीके का ये एक्ट इन्होंने पास करवा दिया। अब बात आती है कि मार्च 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको एस.ए. बोबडे आप जानते होंगे, एस.ए. बोबडे ने इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसकी वैलिडिटी को हम एग्जामिन करेंगे कि ये एक्ट सही है कि नहीं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करने की परमिशन है, उसके पास इस चीज़ का अधिकार है। तो ये आने वाले समय में होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसको देखने वाली बात होगी। अब बात आती है कि आफ्टर अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के बाद अब क्या हुआ। तो दिसंबर 2019 में ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है इसको फिर से रिवाइव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला सुना दिया था कि वहाँ पे राम जन्मभूमि ही थी, वहाँ पे मंदिर ही था और वहाँ पे फिर से मंदिर ही बनेगा। और क्योंकि वहाँ पे तो मॉस्को थी भी नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद को पहले ही तोड़ दिया गया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, तो वो मामला इस तरीके था, उस पर 1991 का एक्ट भी नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, विजय शंकर रस्तोगी जो कि एक वाराणसी के लॉयर हैं, इन्होंने एक और पिटीशन दायर करी कोर्ट में और उसके ये परमिशन मांगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक परमिशन दी जाए कि वो जाके चेक करे कि इसके अंदर पहले मंदिर था कि नहीं था, कि ये कंस्ट्रक्शन लीगल है कि इलीगल है, जहाँ पे बना है वो जगह का हम निरीक्षण करना चाहते हैं। उसके बाद वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को इस चीज़ की परमिशन दे दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया, कहा कि जाके सर्वे करो और सर्वे की रिपोर्ट हमें पेश करो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध जताया और विरोध जता के वो हाई कोर्ट भी चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार के लिए इसको रोक दिया था, लेकिन उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट भी आई। एएसआई की रिपोर्ट के बाद जो वीडियोग्राफी हुई वो वीडियो भी सामने आया, वो पब्लिक भी हो गया। पब्लिक होने के बाद उसमें ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे एक शिवलिंग था, वहाँ पे कुछ डाइटीज थी, ये चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आती हैं। उसके बाद अब ये मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। और ये चीज़ें मैं आपको शुरुआत में ही पढ़ा चुका हूँ कि 8 अगस्त को क्या हुआ, 22 अप्रैल को क्या हुआ, 2022 अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, और ये मामला अभी आगे चल के इसके ऊपर क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अगर मान लो ये डिक्लेयर हो जाता है, क्लियरली ये बात हो जाता है, कोर्ट भी इस चीज़ का फैसला दे देता है कि भाई बिल्कुल आप सब सही हो, यहाँ पे मस्जिद की जगह पे पहले मंदिर था, तो क्या अब क्या वहाँ पे वापस उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू 1991 एक्ट, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके हिसाब से तो नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे 1947 में जो कुछ था वो वहीं रहेगा, उसको नहीं छेड़ सकते, उसको बदल नहीं सकते आप। तो क्या होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा? सरकार कर सकती है, सरकार के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है, क्योंकि वो भी एक सरकार थी जिसने ये कानून बनाया था, ये भी एक सरकार है जो कि जनता को रिप्रेजेंट करती है, कर सकती है। बहुत से लोग कहते थे 370 धारा नहीं हट सकती, लेकिन हट गई। कुछ नहीं कह सकते, सरकार इसके ऊपर कुछ प्रावधान लाएगी कि नहीं लाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस 1991 के प्रावधान के ऊपर रिव्यू करेगा कि नहीं करेगा, वो आने वाले समय में हमें देखने को पता चलेगा ही, देखने को मिलेगा ही।
क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी गंभीर है और काफ़ी पेचीदा भी है, इसलिए इस हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखेंगे क्या होता है। और होपफुली यही चीज़ें हों कि मामला सुलझे लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी भी तरीके के राइट्स ना हो, कोई भी कम्युनिटी में आपस में हेट रेट ना बढ़े, ये चीज़ें होनी चाहिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रतिक्रियाएं सभ्य भाषा में जरूर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।